हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जोलॉजी के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। पेपर का नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में 100% फंसेंगे। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, एक फैटी एसिड असंतृप्त है अगर इसमें मौजूद है। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ो और जिनको इंग्लिश में पढ़ना वो प्यार के साथ इंग्लिश में पढ़ लो। ए फैटी एसिड इज अनसैचुरेटेड इफ इट कंटेन्स, राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है, यानी कि डबल बॉन्ड होना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना किसके द्वारा स्थिर होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, यानी कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना किसके द्वारा स्थिर होती है? आप बोलोगे सर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्थिर होती है ना। और आपको ये भी पता है कि ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यानी कि जल्दी बताओ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और सी और जी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? आप बोलोगे सर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि यार एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? आप बोलोगे सर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? आप बोलोगे सर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, डरो मत, घबराओ मत। अरे यार डर रहे हो तुम, डरो, अरे यार क्यों डरोगे तुम। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डीएनए में मौजूद शर्करा का प्रकार है। अरे यार डीएनए में पेंटोस शर्करा पाई जाती है, ये ध्यान देना। डी पे टिक लगा दो। पेंटोस शर्करा होती है जिसमें कार्बन एटम की संख्या 5 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फटाफट तेजी से निकालते हैं। 78 क्वेश्चन टोटल मैंने आज इस लेक्चर में लिए हैं। बस आराम से यार, आराम से। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार संग्रहित होते हैं। इन मेमल्स कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड एस, यानी कि स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार संग्रहित होते हैं। डी पे टिक लगा दो। लीवर और मांसपेशियां, यानी कि यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में, है ना यार। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत छोटा सा बड़ा प्यारा सा नन्हे मुन्ने बच्चों वाला क्वेश्चन। पाचन तंत्र के किस भाग में पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है? अरे यार अधिकांश अवशोषण किस भाग में होता? मुंह खाया, ग्रास नली से पेट में गया, पेट से वो कहाँ जाएगा भाई? छोटी आंत में गया, छोटी आंत से वो बड़ी आंत में गया। तो सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्व आपको मिलेंगे वो किस भाग से मिलेंगे? आप बोलोगे सर छोटी आंत से मिलेंगे, यही राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र में उन अंगों का सही क्रम है जिनसे होकर भोजन गुजरता है? मुख, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। ढूंढ लो कहाँ पर है। ग्रास नली बी पे है, पेट है, ग्रास नली के बाद पेट, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत। अरे गलत हो गया। अगला देखो, पेट, ग्रास नली, ये तो बिल्कुल गलत है। छोटी आंत बिल्कुल गलत है, बड़ी आंत बिल्कुल गलत है। सबके सब गलत हैं यार, क्या करें यार, क्या करें भाई। यहाँ पे कोई राइट ऑप्शन नहीं है। ये बी नंबर हो सकता था अगर ग्रास नली के बाद पेट, पेट के बाद छोटी आंत आती, फिर बड़ी आंत आती है ना, ये राइट हो जाता। चलिए ऐसे करके काट दो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, लैक्टोज निम्न से बना होता है। आप बोलोगे जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज का एक अणु और ग्लैक्टोज का एक अणु, दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों की अलग अलग होती हैं। दोनों भाई सेम लेकिन दोनों के माइंड क्या है? अलग अलग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है। तो लैक्टोज निम्न से बना होता है। आप बोलोगे ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पढ़ाओ सर फटाफट तेजी से, ये तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, बाएं हाथ का खेल है, ऐसे ही आ रहे हैं चुटकी बजाते हुए है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट तेजी से। ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस में एड्रेनालिन किस एंजाइम पर कार्य करता है? यार किस एंजाइम पर कार्य करता है? फटाफट तेजी से बताओ जल्दी। फास्फोरिलेज इज अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? क्लोराइड शिफ्ट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वेरी वेरी आवश्यक है। ये मत ठोक देना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, कभी दोनों पे टिक लगा दो। ओनली CO2 इज द राइट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मायोजेनिक हृदय निम्नलिखित में से किस में मौजूद नहीं होता है? वो ल्यूमुलस में प्रेजेंट नहीं होता है ना, ल्यूमिनस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, धमनियों की दीवारों का मोटा होना कहलाता है। देखो बेटा थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लेना, जितनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ लोगे उतने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे, उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल यानी कि उतने ज़्यादा MCQ आप एग्जाम पेपर में कर पाओगे। बिल्कुल ठीक ठीक। धमनियों की दीवारों का मोटा होना कहलाता, आप बोलोगे धमनी कठिन्य इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पादप कोशिका भित्ति में सबसे प्रचुर मात्रा में पानी में अघुलनशील पॉलीसेकेराइड है। तो ए सेलुलोज जो होता है ना, ये प्राकृतिक सेलुलोज होता है, यानी कि जो प्राकृतिक पॉलीमर होता है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सेल्यूलोज। याद कर लो ठीक से, कोशिका की जो दीवार होती है ना वो भी सेल्यूलोज की बनी होती है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर करवाता चलूंगा मैं। ए पे टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लैक्टोज चयापचय में शामिल नहीं है? फटाफट यही से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लैक्टोज चयापचय में शामिल नहीं है? तो 13 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक ग्लूकोकिनेज इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट 23 से। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लाइकोलाइसिस में दर सीमित चरण के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये मत समझना कि मैंने अपने पास से लिए हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सबके सब एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आज का लेक्चर आपने छोड़ दिया, समझो आपने क्वेश्चन छोड़ दिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लाइकोलाइसिस में दर सीमित चरण के रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बताओ सर। आ गया। ग्लूकोज को पाइरूवेट में बदलने के दौरान ATP का शुद्ध लाभ क्या है? पाइरूवेट से 2 या 3 क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में फंसे हुए मिलते हैं। देखो अभी आप नए नए बच्चे आए हो, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन मैं एक टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे सब पता होता है कौन सा क्वेश्चन आना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आना। यहाँ पर आप ए पे टिक लगा दो, 2 ATP। ATP की फुल फॉर्म बताना जरा फटाफट तेजी से, जल्दी बताओ। अरे यार का पढ़ लो तुम लोग, ATP की फुल फॉर्म भी नहीं बता सकते। क्वेश्चन नंबर 16 देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय तंत्र का कार्य नहीं है? ये जो है ना, ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, इसके बस की बात नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ देता है, ये हटा दो। अरे आगे बढ़ो यार। सेएंजाइम क्या होते हैं भाई? विटामिन होता है, प्रोटीन। सेएंजाइम जो होता है ना, द कोएंजाइम इज प्राय एक विटामिन होता है। आगे बताओ सर, आगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य तंत्र यह है कि एक एंजाइम कार्य करता है, सामान्य तंत्र यह है कि एक एंजाइम जो होता है वो कार्य करता है जो ये संकीर्ण ऊर्जा को कम करना, ये इसका काम होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ना भी पता है तो हम तो भैया MCQ देकर आने वाले हैं, थ्योरी क्यों पढ़ें, साफ साफ बात है, MCQ पढ़ के जाएंगे, पर पेपर पढ़ा हुआ आना चाहिए, समझ गए, पेपर पढ़ा हुआ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो जरा एक बार, निम्न में कौन संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है? अरे यार हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, कौन सी धातु होती है? आप बोलोगे कि सर Fe होता है, लोहा होता है। अच्छा लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य रुधिर दाब होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 यानी कि 120/80 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ग्लाइकोलिपिड का प्रमुख कार्य होता है यार, ग्लाइकोलिपिड्स प्लेस ए की रोल इन, कोशिका की पहचानते हैं और संचार करते हैं, यानी कि सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड कम्युनिकेशन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आता है आज। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन आवश्यक एमिनो एसिड है? 20 एमिनो एसिड होते हैं और ये जान लो कितने आवश्यक होते हैं, कितने अनावश्यक होते हैं, सबके बारे में पता। आवश्यक एमिनो एसिड 10 होते हैं और अनावश्यक एमिनो एसिड भी 10 होते हैं, यानी कि ऐसे एमिनो एसिड जिनकी कुल मिलाकर बात यह है कि 20 एमिनो एसिड होते हैं, जिनमें 10 एमिनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और 10 एमिनो एसिड की पूर्ति हम बाहर से करते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उन्हें कहते हैं अनावश्यक एमिनो यानी कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, और जो जिनकी पूर्ति हम भोजन से करते हैं उनको बोला जाता है आवश्यक एमिनो, वो भी 10 होते हैं। अब ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या पूछा, निम्न में कौन आवश्यक एमिनो अम्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड? तो आप बोलोगे तो इसमें से एक जो है ना वो राइट ऑप्शन है। फटाफट तेजी से बताओ यहाँ पर आवश्यक एमिनो एसिड कौन सा है भाई? आवश्यक एमिनो एसिड आप बोलोगे सर 2 पे लगा दो, लाइसिन इज ए राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, साल्टेटरी संचरण पाया जाता है, यानी कि साल्टेटरी यानी कि कंडक्शन प्रेजेंट इन माइलिनेटेड तंत्रिका तंतु में, नॉन माइलिनेट तंत्रिका तंतु में, या दोनों में, या किसी में नहीं।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होना चाहिए यार दोनों में, लेकिन नहीं है। यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, यानी कि 1 पे टिक लगाओ, माइलिनेटेड तंत्रिका तंतु में, ये मिस्टेक हुई है। 1 2 3 ABC होने चाहिए थे। कोई बात नहीं यार, तुम्हें तो पढ़ने से मतलब है, हटाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रलोब से स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रलोब से स्रावित होता है? आप बोल देना सर तीसरा नंबर GH जो होता है, GH की फुल फॉर्म, LH की फुल फॉर्म, FSH की फुल फॉर्म, ये याद है कुछ? अरे भाई याद कर लो, अभी याद ना तो आते हैं पेपर में फुल फॉर्म भी। 23 ECG की कौन सी वेब निलय के विश्राम को प्रदर्शित करता है? T वेब निलय के विश्राम को ये प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन बताओ सर 26, श्वसन केंद्र उपस्थित होता है, यानी कि रिस्पायरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूला ऑब्लांगेटा, मेड्यूला ऑब्लांगेटा में ये श्वसन केंद्र प्रेजेंट होता है। याद कर लो ठीक से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी टले तूफान टले, पर ये क्वेश्चन न टले, एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा 100%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, कौन सा एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल की क्रिया को प्रेरित कर कार्बोनिल अम्ल निर्माण करता है? वो है तुम्हारे पास कार्बोनिल एनहाइड्रेज इज ए राइट ऑप्शन। 2 पे टिक लगा दो। 27 का 2 नंबर इज ए राइट ऑप्शन। अरे यार क्यों डर रहे हो तुम लोग? 28 देखो जरा, द्विवल्नी कपाट किसके बीच उपस्थित होता है? यानी कि बाई कैप्सिड वाल्व प्रेजेंट इन वेडविन द वाएं आलिन तथा वाएं नीले के बीच में प्रेजेंट होता है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतःश्वासन में शामिल प्राथमिक मांसपेशी कौन सी है? अरे यार ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जो ये डायफ्राम होता है ना, जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम चला गया नीचे को, जब सांस छोड़ते हो तो डायफ्राम मारेगा फेफड़ों को धक्का, ऑक्सीजन बाहर को जा, तब ऑक्सीजन बाहर आती है। ये चलती रहती है कि जब सांस लोगे डायफ्राम नीचे, फिर सब सांस छोड़ोगे तो डायफ्राम ऊपर को आ जाता है, धक्का मार देता है फेफड़ों को, ले जा ऑक्सीजन बाहर को निकल के। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है डायफ्राम पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30, कौन सा एमिनो अम्ल जो है वो है नॉन एसेंशियल, यानी कि अनावश्यक एमिनो अम्ल है? तो ये जो टायरोसिन है ना, ये एक अनावश्यक एमिनो अम्ल होता है। आगे बढ़ाओ सर आगे। 31, सभी एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, सभी एंजाइम जो होते हैं रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। अब प्रोटीन क्या होती है उसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, है नाइट्रोजन युक्त। प्रोटीन जो होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना, जिसकी एकलक जो होता है ना, यानी कि इसकी जो एकलक इकाई होती है वो एमिनो एसिड होती है। 100 या 100 से अधिक एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके बारे में आपको बड़े प्यार के साथ में नॉलेज होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलिप की हार्मोन है, PTH इज ए राइट ऑप्शन। PTH इज ए राइट ऑप्शन। ये कोलिप की हार्मोन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं यार, नहीं छोड़ना है आज का लेक्चर, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है कोई भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, लेडी की कोशिका द्वारा, ध्यान देना, यानी कि लेडिंग सेल्स द्वारा जो ये हार्मोन होता है वृषण में बनता है और अधिवृषण में इकट्ठा होता है और शुक्र नलिका से बाहर निकलता है। ये सबको, अरे यार क्या यार, ये बेसिक नॉलेज यार तुम लोग पढ़ाए हो, सब कुछ लिखे लिखाए हो, सब कुछ समझे समझाए हो। FSH तथा LH को संयुक्त रूप से निम्नलिखित नाम से जानते हैं। वो गोनेडोट्रोपिन आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, इसको याद कर लो ठीक से, ये आता है यार, आता है ये। FSH तथा LH को संयुक्त रूप से निम्नलिखित नाम से जानते हैं। गोनेडोट्रोपिन इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कुल 78 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए मैंने आज यार, बड़े प्यार के साथ में पढ़ते रहो बस। लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कौन सी कोशिकाओं द्वारा सोमेटोस्टेरिन हार्मोन स्रावित होता है? जो ये तुम देख रहे हो ना, डेल्टा कोशिकाओं द्वारा, इसके द्वारा जो होता है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑलवेज याद कर लो ठीक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट तेजी से। बीटा ऑक्सीकरण की शुरुआत के लिए कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण है? इंग्लिश में पढ़ लो, जिनको जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ लो यार, टाइम नहीं है इतना। बीटा ऑक्सीकरण की शुरुआत के लिए कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण है? तो वो होता है ये वाला कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफेरेज इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, कीटोजेनेसिस मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? भाई लीवर में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में कौन सा भाग नेफ्रॉन का नहीं है? आप बोलोगे सर रीनल पेल्विस भाग जो है ये नेफ्रॉन का नहीं है। फटाफट तेजी से मैं बढ़ा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 39 है, रुधिर जमने में सहायक आयन कौन सा होता है? आप बोलोगे कैल्शियम 2+ होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। चलिए आज देखता हूँ अगले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन देता है। बीटा ऑक्सीकरण के प्रत्येक चरण में कितने कार्बन अणु फैटी अम्ल श्रृंखला से कम होते हैं? भाई 2।
दो राइट ऑप्शन, दो का दो ही है, सेकंड नंबर यानी कि बी नंबर का दो लगा दो, दो नंबर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है, ए बी और हृदय समूह का वर्गीकरण का आधार है, यानी कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी, यानी कि अप्रोच दोनों इज द राइट ऑप्शन, टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, पाइनियल ग्रंथि निम्नलिखित हार्मोन का स्रावण करती है। पाइनियल ग्रंथि, अभी ये क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो ना पहली बार तो आपको ऐसे लग रहा है कि यार सब कुछ नया नया है। अबे जब तो आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी ना तो सब कुछ आपको अलग लगेगा, यार क्या है क्या है क्या है, लेकिन जब 2-3 लेक्चर देखना शुरू कर दोगे ना तो समझ जाओगे यार कैसे कैसे क्वेश्चन है और कैसी कैसी लैंग्वेज आ रही है। समझ गए इस चीज़ को। चलिए तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ना वो 42 का कौन सा होना चाहिए, फटाफट ये सब बताओ। 42 का राइट ऑप्शन, भाई बी पे आप टिक लगा दो, मिलेटोनिन, मिलेटोनिन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43, निम्न में एक स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। स्टेरॉइड का कभी सेवन नहीं करना है आपको, ध्यान देना, निम्न में से एक स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। ये जो है ना डोपामिन, ये स्टेरॉइड हार्मोन नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेपर में पूछ लेता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से एक अंतःस्रावी विकार नहीं है, निम्नलिखित में से एक अंतःस्रावी विकार नहीं है, तो वो जो है ना ये संधिवात इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 45, स्तनधारी वृक्षण में शुक्राणु जनन नियंत्रित करता है। तो स्तनधारी वृक्षण में शुक्राणु जनन नियंत्रित होते हैं वो FSH द्वारा होते हैं, ठीक है, किसके द्वारा होते हैं, FSH हार्मोन द्वारा कंट्रोल होते हैं। 46 देखते हैं, निम्न में कौन सी बीमारी थायराइड ग्रंथि की खराबी के कारण उत्पन्न होती है। वो होती है, घेंगा भी नहीं होती, आग्रा निकायता इज ए राइट ऑप्शन। आग्रा निकायता बीमारी जो होती है ना वो थायराइड ग्रंथि की खराबी के कारण उत्पन्न होती है। 47 देखते हैं, 47 देखो जरा, जठर रस में निम्नलिखित को छोड़कर पाया जाता है। जठर रस में निम्नलिखित को छोड़कर पाया जाता है। यार जठर रस में एक चीज़ ऐसी है जो नहीं पाई जाती है, जल्दी बताओ कौन सा राइट ऑप्शन है इसका। यार बी पे आप टिक लगा दो, कार्बोहाइड्रेजेस इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 48, निम्न में कौन सा एंजाइम गैर पाचक है। निम्न में ये एंटेरोकाइनेज, ये इज अ राइट ऑप्शन होना चाहिए, या ट्रिप्सिनोजेन, ये नहीं यही है, डी नंबर है एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ो, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा दमदार और दिमाग वाला क्वेश्चन है, फटाफट ऐसे बताओ। ट्रिप्सिन एक एंडोपेप्टाइडेज होता है, ये ट्रिप्सिन क्या है, एक एंडोपेप्टाइडेज होता है, हाँ यही होता है, इसमें क्या सोचने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ो जरा 50 क्वेश्चन। बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल सर्वप्रथम आहार नाल से निम्नलिखित के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, यानी कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर फर्स्ट टेकन अप फ्रॉम एलिमेंट्री कैनल वाई, यानी कि लसिका बाहुकाओं द्वारा नहीं, यकृत निवाहिकाओं स्राव या रसकुंड यानी कि रक्त कोशिकाओं द्वारा। तो यार 50 का राइट ऑप्शन ये जो है ना ये लिम्फ वेसल द्वारा, यानी कि लसिका वाहिकाओं द्वारा, यही इसका राइट ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 41 है, यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है। आप बोलोगे सर यूरिया का संश्लेषण लीवर में होता है, लीवर ए लीवर का रहा, ये रहा ए नंबर है, यूरिया का संश्लेषण लीवर में होता है। किसने बताया आपको कि यार लीवर का संश्लेषण यूरिया में होता है, अब हमने बताया यहाँ ही होता है ये। चलिए 42 क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड में सम्मिलित है। यार न्यूक्लियोटाइड में ना नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फास्फेट इकाई कहाँ पर है, नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फास्फेट इकाई, सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं यार, ये क्वेश्चन आता है हर साल एग्जाम पेपर में, रखा हुआ मिलेगा। हाँ दमदार क्वेश्चन ये वाला है, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन हीमेटोपोइसिस में भाग लेते हैं, वो डी पे टिक लगा दो, विटामिन B9 एंड B12 इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन 54 पढ़ो, एलोस्टेरिक एंजाइमों को निम्न के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि एलोस्टेरिक एंजाइम जितने भी होते हैं ना वो सब रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं, सी पे आप टिक लगा दो, वो सब के सब रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 55, एमिनो अम्ल में NH2 ग्रुप तथा COOH ग्रुप होता है, एक ही कार्बन एटम से अटैच होते हैं, दोनों के दोनों समान कार्बन परमाणुओं से बने हुए होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों समान कार्बन एटम से बने हुए होते हैं। स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, बना देता मैं, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल अणु है, डी पे आप टिक लगा दो, 4 फ्यूज रिंग्स, ये यानी कि चार संगलित चक्रीय, ओके। अगला क्वेश्चन 57 पढ़ो, सबसे छोटा एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन, ढूंढ लो कहाँ पर है इसमें, हाँ यार ग्लाइसिन होना चाहिए, यही जो है ना डी नंबर, ये सबसे छोटा होता, तो 57 का राइट ऑप्शन जो है वो डी नंबर है ग्लाइसिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल है,
एक बार भैया एक एग्जाम पेपर में फंसा दिया सही में। ये जो आर्जिनिन और हिस्टिडीन है ना, ये अर्ध आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 पढ़ो ज़रा। निम्न में कौन सा एमिनो अम्ल हीम के संश्लेषण में भाग लेता है? कौन सा एमिनो एसिड हीम के संश्लेषण में भाग लेता है? तो वो लेता है यार, ये जो ग्लाइसिन है ना, यही लेता है, राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 60 है। हाइड्रोलेज अधिकतर एक्सो एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलेज अधिकतर एक्सो एंजाइम होते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोलेज एंडो एंजाइम है? हाइड्रोलेज अधिकतर एक्सो एंजाइम होते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोलेज एंडो एंजाइम है? एमाइलेज, लाइपेजेज, प्रोटीनेज, डी एमिनेज। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आप लगाओ इसका, प्रोटीनेजज इज़ अ राइट ऑप्शन। ये सी नंबर ही सही है इसका, बाकी तो नहीं लग रहा मुझे कोई सा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। सुक्रोज का जल अपघटन उत्पन्न करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक अणु। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक अणु, और इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं प्रतीपन, यानी कि क्रिया को प्रतीपन। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को हम कहते हैं प्रतीप शर्करा। पेपर में कई बार पूछा गया, ये ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन 62। निम्नलिखित में से किसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन समूह नहीं है? सुक्रोज में फ्री एल्डिहाइड और कीटोन समूह प्रेजेंट नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। निम्नलिखित में से एक अपचायी शर्करा नहीं है। सुक्रोज कभी भी अपचायी शर्करा नहीं है, वो अनअपचायी शर्करा होती है। कौन सा जो सुक्रोज होता है, ये क्या होता है? अनअपचायी शर्करा, जो टोलेन अभिकर्मक और फेरिंग विलयन से क्रिया नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखो 64। निम्नलिखित में से एक कीटोन बॉडी नहीं है। एसिटिक एसिड जो है ना, ये कीटोन बॉडी नहीं है, कीटोन पाया ही नहीं जाता इसके अंदर यार, COOH ग्रुप पाया जाता है। 65 देखो। आपातकालीन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया निम्नलिखित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसमें जो हार्मोन है वो केटेकोलामाइन, मिनरेलोकॉर्टिकोइड, ऐसा लग रहा है जैसे मैं डॉक्टर बन गया, दवाई लिख रहा हूँ। ग्लूकोकोर्टिकोइड इज़ अ राइट ऑप्शन। यही सी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 66। अरेखित पेशियाँ होती हैं हमेशा अनैच्छिक तथा रेखित। जितनी भी ये अरेखित पेशियाँ होती हैं ना, स्मूथ मसल्स आर अनैच्छिक तथा रेखित इन वो लूनसरी एंड स्ट्रेएटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। क्राउस की झिल्ली को निम्नलिखित नाम से भी जानते हैं। जो क्राउस की झिल्ली होती है ना, क्राउस मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज जेड धारी, यानी कि जेड लाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन 68 है। निम्नलिखित पेशीय प्रोटीन कैल्शियम ग्राही है? मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन या ट्रोपोमाइसिन। तो 68 का जो राइट ऑप्शन है यार, वो बी पे टिक लगाओ, ट्रोपोनिन इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। इंसुलिन हार्मोन है, ये पेप्टाइड होते हैं, हमेशा याद करना, पेप्टाइड होते हैं इंसुलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 70। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? ये साइटोप्लाज्म में होती है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 71। TCA चक्र, ये पेपर में आते हैं भैया, 3-4 क्वेश्चन क्रेब्स साइकिल के एग्जाम पेपर में फंसेंगे। TCA चक्र को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, क्रेब्स साइकिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिट्रिक अम्ल चक्कर, यानी कि क्रेब्स साइकिल को भी कहते हैं इसको। तो सिट्रिक अम्ल चक्कर का पहला उत्पाद है ये सिट्रिक एसिड ही होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्रेब चक्र में बनने वाला एकमात्र 5 कार्बन यौगिक है, वो होता है तुम्हारा अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। 74 पढ़ो। क्रेब चक्र की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन बता दो जरा फटाफट। ये 75 देखो। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब चक्र के बीच की कड़ी है ये एसिटिल CoA, ये जो होती है ना, वो ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब चक्र के बीच की कड़ी होती है। और क्रेब साइकिल मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। वीडियो देख लो, थ्योरी पढ़ लो, क्रेब साइकिल की सब कुछ समझ में आपके आ जाएगा। कौन सा उत्पाद कब बनना है, कौन सा उत्पाद कब नहीं बनना है, क्या होता है, किस साइंटिस्ट ने दिया, किस सन में दिया, क्या काम है, किस उपयोग में आता है, ठीक है। सब कुछ पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पर एसिटिल को ए पे टिक लगा दिया 75 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, ये पेपर में आता। श्वसन गुणांक RQ निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है। ए पे टिक लगाओ, CO2 का आयतन ये एंड O2 का आयतन इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक RQ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पे टिक लगा दो। चलिए 78 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS के एंजाइम कहाँ उपस्थित होते हैं?
तो ईटीएस के एंजाइम जो होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर, यानी कि इनर मेम्ब्रेन, यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल 78 क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में आपको करवा दिए हैं। इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट मारना, समझना, अच्छे से पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पता नहीं कितने क्वेश्चन, ठीक है, इन क्वेश्चन से आपके एग्जाम पेपर में फंस जाएंगे, पता नहीं कितने क्वेश्चन इन क्वेश्चन से आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। इसीलिए 1 से लेकर 78 क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना। PDF फाइल मैं सेंड कर दूंगा, आप बता देना, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।